क्वेश्चन है। So for macro purposes, the very first chapter, जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, आई रिपीट, इट्स अबाउट नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स। मतलब कि जो कंट्री अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जीडीपी का सहारा लेते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो क्या होती है, कैसे मेजर होती है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। दिस वुड बी लाइक द बेसिक क्वेश्चन। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन आप देखें हैं तो कहते हैं एक्सप्लेन वन वे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड। बस एक तरीका, 3 मार्क के लिए, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी एक तरीका बता दें, जस्ट फॉर आवर रिवीजन पर्पस। मैं तुमको वो तीनों बेसिकली बता देता हूँ। एक मेथड होता है आपका जिसको आप कहते हैं टोटल आउटपुट मेथड। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले आप जीडीपी को डिफाइन कर लें। मेरा ख्याल है इससे, इसको डिफाइन किए बगैर तो आगे नहीं बढ़ सकते इस सवाल के अंदर। क्या हम बिल्कुल ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करें जैसे बैंफर्ड में हुआ था कि जीडीपी के अंदर आप पहले बताएं कि ग्रोस का क्या मतलब है, फिर डोमेस्टिक का क्या मतलब है, और प्रोडक्ट का क्या मतलब है। शुड वी लाइक ब्रेक इट डाउन टू दैट लेवल? मेरा नहीं ख्याल दैट वी शुड बी डूइंग दैट। ऑल्दो जो उसके अंदर था, बैंफर्ड के अंदर, ग्रॉस का मतलब है टोटल, which the book says, I'm just listing it बिल्कुल ही। डोमेस्टिक refers to the home economy, and product obviously means the output, right? Output। हम इसको डिफाइन करेंगे जैसे आपके एक सेंटेंस के अंदर यू गोना राइट that GDP refers to the total value of goods and services produced in the country। आई थिंक दैट इज a reasonable one। ऐसे होम इकोनॉमी और ये सब बोलना जरूरी नहीं है, प्लस आई थिंक इट इज इररेलेवेंट। आउटपुट मेथड को आप एक्सप्लेन करते हैं तो आउटपुट मेथड के अंदर वी टॉक अबाउट द टू थिंग्स देयर इज। एक, आप फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को सम कर लेते हैं, टोटल ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। या फिर आप वैल्यू एडिशन ले लेते हैं, वैल्यू एडिशन ऑफ एवरी फर्म या इंडस्ट्री। आई थिंक वैल्यू एडेड के ऊपर ही हो जाना चाहिए। इफ यू वांट यू कैन लाइक स्लाइटली ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट दैट मींस कि फाइनल वैल्यू ऑफ, मेरा ख्याल 1 मार्क तो तुम्हें जीडीपी का मिल जाएगा, बाकी 1 मार्क आपको टोटल आउटपुट किस तरीके से आप निकालते हो, इसका क्या मकसद है। एक आपका तरीका होता है द टोटल इनकम का मेथड। इसके अंदर आपने बताना है दैट ऑल द इनकम दैट इज अर्न्ड बाय द कंट्री, लाइक फॉर एग्जांपल लैंड के बदले में रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट। आप ये सबको, सब चीजों को सम कर लेंगे तो आपके पास जो है निकल आना चाहिए। देन यू हैव द टोटल एक्सपेंडिचर का मेथड। एक्सपेंडिचर के अंदर आप क्या मेंशन करते हैं कि आप टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेते हैं, विच इज सम ऑफ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ऑब्वियसली 3 मार्क का सवाल है तो थोड़ा सा तो ब्रीफली देखो। जब भी तुम एग्जाम के अंदर अपनी डेफिनेशन या किसी चीज को लिखने जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा पॉइंट या सेंटेंस स्ट्रक्चर की काउंटिंग कर रहे हो। यू नीड 3 पॉइंट्स फॉर 3 मार्क्स। तो देर शुड बी लाइक एटलीस्ट लाइक अ सब्सटेंस फॉर 3 मार्क्स। यहाँ सिर्फ वन वे है तो किसी एक मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। तो आई थिंक उसके अंदर फिर तुम ऑलमोस्ट हर चीज को कर ही दोगे एक्सप्लेन ना।
मेरे ख्याल है एक्सपेंडिचर मेथड में अच्छा मटेरियल है, आउटपुट मेथड में भी रीजनेबल मटेरियल है। कंसिडरिंग के जीडीपी को एक्सप्लेन कर दिया, 1 मार्क से 2 मार्क आप वहां से उठा ही लेंगे। एंड कंसिडर वेदर द एस्टिमेट्स are likely to be more accurate in a high income country than a lower income country। पहले तो जब आप ये आउटपुट मेथड यूज कर ही रहे हैं, ये सिस्टम जीडीपी मेजर करने का, तो जो एस्टिमेट मतलब कि जो आपने नंबर्स निकाले हैं CIGX-M के, या आपने जो लोगों की इनकम्स को ऐड किया है, या अगर आपने आउटपुट मेथड लिया है, तो ये जो आपने वैल्यूज जमा की हैं इसकी एक्यूरेसी के बारे में बताएं। ठीक है। द थिंग इज कि जब हम हाई इनकम कंट्री की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि हाई इनकम कंट्रीज के अंदर देयर इज मोर डॉक्यूमेंटेशन देन लोअर इनकम इकोनॉमी। ऐसा ही है, देयर इज मोर डॉक्यूमेंटेशन। इसका क्या मतलब है कि जो भी इनकम्स कमाई गई हैं, जो भी एक्सपेंडिचर, अच्छा अब ये जो भी ऊपर आपने सिस्टम लिया है ना, अब लेट्स सपोज अगर आपने आउटपुट मेथड को लिया है, तो नीचे जो मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, व्हाट आई मीन इज कि यू हैव टू से कि जो हाई इनकम इकोनॉमीज होती है ना, उसके अंदर ऑल फर्म्स आर इन अ फॉर्मल इकोनॉमी, तो वो जितनी चीजें प्रोड्यूस कर रही है वो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे रही है। वेयर एज जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो ज्यादा इनफॉर्मल होती है, राइट। तो उसका ज्यादा रिपोर्टिंग एज सच होती नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो दैट दैट मीन्स के यू नो व्हाट, जो आपने नंबर्स निकाले हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट देन काउंटर के लिए यू मस्ट ऑल्सो मेंशन कि हाई इनकम इकोनॉमीज के अंदर भी छोटी मोटी इनफॉर्मल इकोनॉमीज जरूर होती हैं जो कि अनरिपोर्टेड जा सकती है। इट कुड बी लाइक अ स्मॉल हॉट डॉग वेंडर एट द कॉर्नर ऑफ द मेन हाई स्ट्रीट। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है कि वो इनफॉर्मल का हिस्सा हो आपकी इकोनॉमी के अंदर। जैसे आप कहते हैं ना, लोगों का, अब जब जीडीपी के आपने एस्टिमेट्स लिए हैं तो आपने आउटपुट मेथड को जब देखा तो आपने कहा क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं। अब एक बंदा है जो कैश के ऊपर एक रेस्टोरेंट में काम कर लेता है, हमें पता है इमिग्रेंट्स डू इट ऑल द टाइम, और कैश में उनकी पेमेंट्स हो जाती हैं। कंस्ट्रक्शन में बहुत कॉमन है, राइट। तो इस तरह की वहां पे भी एक इनफॉर्मल एक सर्टेन परसेंटेज होती है। ठीक है, सो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। अब अगर आप इनकम मेथड के साथ चल रहे हैं, तो इनकम मेथड के अंदर भी आपने ये बताना है कि अगेन फॉर्मलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लोग कमा रहे हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, क्योंकि वो बैंक अकाउंट्स में यूजुअली ट्रांसफर होता है, तो आपका एक अच्छा बैंकिंग सेक्टर होता है, एक फॉर्मलाइज्ड बैंकिंग सेक्टर होता है। तो आपकी जितनी इनकम्स आ रही हैं वो डॉक्यूमेंटेड है। प्लस लोग भी जो है उनको इतनी एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग आपने दी भी है, आपने उनको लॉज वगैरह बताए हुए हैं, दे कैन फॉलो द लॉज, तो वो भी अपने आप को मैक्सिमम डॉक्यूमेंट करते हैं। मगर अगेन अ लॉट ऑफ पीपल जो कैश के ऊपर काम करते हैं उनकी जो वेजेस हैं वो तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो तो वो नहीं शो कर रहे, उस पे तो टैक्स नहीं पे करेंगे। यू अंडरस्टैंड दैट। तो इससे एक बात हो सकती है, आप कैश वर्सेस बैंक ट्रांजैक्शन की बात कर सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। तो द पॉइंट दैट वी मेकिंग इज कि आपने बात करनी है कि जो आप जीडीपी मेजर करने के लिए जो नंबर्स ले रहे हैं ना अपनी सोसाइटी में से, क्या वो नंबर एक्यूरेट होते हैं हाई इनकम इकोनॉमीज के अंदर एज कंपेयर टू लोअर। मेरे ख्याल के अंदर मेरा जो इवैल्यूएशन होगा इसका, कि हाँ ये बात काफी हद तक ठीक है, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज या जो हाई इनकम इकोनॉमीज होती हैं उसमें यूजुअली गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है,
जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिकॉर्ड रखती हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं, उनकी सुपरविजन काफी स्ट्रांग होती है। तो उसको थोड़ा सा डॉज करना मुश्किल हो जाता है और लोग डरते भी हैं उसको डॉज करने से, क्योंकि फिर रिpercussions भी होते हैं। और लो इनकम के अंदर हमने देखा है, क्योंकि सुपरविजन इतनी अच्छी नहीं होती, करप्शन होती है, इंस्टीट्यूशन वीक होते हैं, तो पीपल डू गेट अवे विद इट। तो इसकी वजह से वी कैन से टू मच डिग्री। लेकिन दोनों इकोनॉमीज के अंदर इनफॉर्मल होती है। ये हो सकता है कि लोअर इनकम में परसेंटेज इज ऑन द हायर साइड, और हाई इनकम के अंदर वो परसेंटेज इज मच मोर ऑन द स्मॉलर साइड। तो एक्यूरेसी की आप ये बात कर सकते हैं। ठीक है जी। दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन सेइंग, कि अगर मुझ आपसे ये पूछा जाए कि जीडीपी एक अच्छा मेजर है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए, जस्ट इमेजिन इफ दैट्स द क्वेश्चन, लिविंग स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए क्या जीडीपी एक अच्छा मेजर है, तो आप कहेंगे कि हो सकता है अच्छा मेजर, बिकॉज ये आपकी इकोनॉमी का टोटल आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर शो करता है। तो द हायर द जीडीपी, द मोर द आउटपुट, द मोर द इनकम, द बेटर द लिविंग स्टैंडर्ड। तो इट इज अ गुड इन टर्म्स ऑफ इनकम जनरेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। लेकिन हमें पता है लिविंग स्टैंडर्ड हैज मच मोर देन जस्ट इनकम एंड आउटपुट। लिविंग स्टैंडर्ड ऑल्सो लुक्स एट के लोगों के पास क्लीन एयर है, क्या इकोनॉमी के अंदर क्राइम रेट कम है, क्या इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास अच्छा एजुकेशन, हेल्थ केयर है। यू सी, द टू क्वेश्चंस आर डिफरेंट। वन इज टॉकिंग अबाउट जीडीपी एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेजर है कि नहीं, और दूसरा है कि जीडीपी में के नंबर्स में जो आपने एस्टिमेशन निकाली है, क्या वो एस्टिमेशन एक्यूरेट है कि नहीं। टू डिफरेंट थिंग। ओके जी। जीडीपी जीएनआई वाला जो क्वेश्चन है वो मैं अलग से करा चुका हूं, उसके लिए आप मैक्रो वर्कशॉप की वीडियो देख लें, विच आई हैव अपलोडेड सेपरेटली। एक सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें पीपीसी आ गया है। तो मैक्रो के अंदर आप पीपीसी, इफ यू रिमेंबर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना, वो माइक्रो और मैक्रो इश्यूज दोनों को देखता है। तो इवन दो हम कहते हैं कि पीपीसी एक माइक्रो मॉडल है, वी कैन यूज इट एज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट एज वेल। आ चुका है बाय द वे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटिव। क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए निकाला क्योंकि आई फील के इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड तुम्हारे उसके अंदर कुछ इस साल आना चाहिए। ठीक है। ओके। पहली चीज, एक्सप्लेन हाउ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन बी यूज्ड टू शो हाउ एन इकोनॉमी कैन both develop and grow. Develop and grow. Okay. And consider whether economic development or economic growth is likely to be more beneficial. ओ, जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके जी। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया है। एक तो नंबर वन, पीपीसी की आपने बात करनी है। ठीक है जी, पीपीसी बनाना है और उसमें आपने शो करना है कि किस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर सकती है और डेवलप हो सकती है और ग्रो कर सकती है। मेरी नजर के अंदर इसके अंदर सबसे पहले तो आप पीपीसी को डिफाइन करें, मार्क्स हो या ना हो। ठीक है। उसके बाद आप एक पीपीसी कर्व बनाएंगे जिसके अंदर एक तरफ आप कैपिटल गुड्स रखेंगे और दूसरी तरफ आप कंज्यूमर गुड्स रखेंगे। आई एम मेकिंग जस्ट द रफ वन, नेवर एवर यूज के सी या सिर्फ कैपिटल या सिर्फ कंज्यूमर। कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, कॉर्नर टू कॉर्नर मीट कराएंगे। इंक्रीजिंग के ऊपर मेरा ज्यादातर जोर होता है, आप भी ऐसे ही बनाएंगे। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर यूज टू शो हाउ एन इकोनॉमी कैन बोथ डेवलप एंड ग्रो, तो मेरी नजर में तो दो चीजें आ रही हैं मेरे ख्याल के अंदर। तो इसका मेन चीज जो एक्सेप्टेबल होगा, दैट इज अ शिफ्ट आउटवर्ड। ठीक है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो हम पीपीसी को आउटवर्ड शिफ्ट करते हैं। ये आपकी पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में बात है।
मेरे ख्याल में मैं जब इसकी एक एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि पोटेंशियल ग्रोथ जो है ना वो इस तरह से आती है। लेकिन मैं ये भी करूंगा कि मैं एक्चुअल ग्रोथ की भी बात करूंगा। मैं दोनों करके दिखा दूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली मैं अभी नहीं बता सकता कि इसमें क्या होगा। इसके अंदर दोनों के मार्क्स हो सकते हैं। आउटवर्ड शिफ्ट का मार्क तो 100% है। इनसाइड टू आउटसाइड का पॉइंट भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि इनसाइड का हो और आउटसाइड का ना हो। सही है, ग्रीन वाला तो मस्ट है। एक्स एंड वाई एक्सिस लेबल का भी मिल ही जाना चाहिए। एक मैं जो हूं ना, ए से बी की मूवमेंट जो एक्चुअल ग्रोथ को शो करती है, मैं उसकी भी बात कर लूंगा। तो ये मैं बात कर क्या रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बोला कैन हेल्प शो हाउ इकोनॉमी कैन बोथ डेवलप एंड ग्रो। तो ए से बी जो है, ये बता रहा है कि मैं अपने जो मेरे पास जो आइडल रिसोर्सेज रखे हुए थे, आपने एक्सपेंशनरी पॉलिसी करके उनको यूटिलाइज करना शुरू किया, तो आपकी इकोनॉमी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना शुरू हो। ये तो एक्चुअल ग्रोथ होगी। अब नोटिस करो, जब मैं ए से बी पे जा रहा हूं, तो कैपिटल की तरफ भी मूवमेंट हो रही है और कंज्यूमर की तरफ भी, यानी दोनों चीजें मैं ज्यादा बना रहा हूं। तो जब मैं कैपिटल भी ज्यादा बना रहा हूं, तो मुझे पता है लॉन्ग रन के अंदर, ये शॉर्ट रन है बाय द वे, ये शॉर्ट रन मूव है। इट वुड बी फैंटास्टिक इफ यू कैन इवन लाइक से समथिंग अबाउट दैट इन योर पैराग्राफ, एंड देन शो कि किस तरीके से दिस शॉर्ट रन कैन एक्चुअली लीड टू ए लॉन्ग रन पोटेंशियल ग्रोथ एज वेल। तो पीपीसी ने दोनों चीजों को दिखा दिया। I think that would be just a phenomenal 3 marks I would give you, defining PPC, actual key, potential key, and just a small write-up. Write-up प्लीज क्या करो। जरूरी नहीं है हर दफा राइटअप पे मार्क मिले आपको, लेकिन राइटअप जरूर किया करो। ठीक है जी। उसके बाद जो क्वेश्चन का मेन एसेंस है, कंसिडर वेदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा जी। अब जब इसकी बात करते हैं, तो प्लीज एक दफा जरूर अपने नोट्स के अंदर भी देख लेना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, दिस इज probably you're gonna find something of this, yes, on बैम्फर्ट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के चैप्टर के अंदर you're gonna find it। मैं भी अभी क्लैरिटी तुमको दे देता हूं कि फर्क क्या है। जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो आप बात करते हैं कंट्री की। मैं एग्जैक्टली बैम्फर्ट से पढ़ रहा हूँ कुछ बातें। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ की इंडिकेटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब पता नहीं इसका मार्क मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ऑनेस्टली। बट क्योंकि क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इज इट बेनिफिशियल to the economy's population, is more likely to the population, मीनिंगलेस है उसके लिए। पहली चीज जो मस्ट है लिखना, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द इकोनॉमीज आउटपुट। ये तो मस्ट ही मस्ट है कि इट इज अ मेजर ऑफ द इकोनॉमीज या इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है जी, इंक्रीज इन आउटपुट, ये मस्ट है देखना। इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपली, मैं कभी भी इफ आई हियर द वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, 3 4 थिंग्स कम्स टू माय हेड इंस्टेंटली। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अबाउट आउटपुट। इकोनॉमी के अंदर आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, या इनकम कितनी प्रोड्यूस हो रही है, या एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। आउटपुट इज आवर प्रेफर्ड टर्म। ठीक है। दूसरा, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ जो शॉर्ट रन के अंदर होती है, यूजली एडी बढ़ने की वजह से होती है, और खास तभी होती है जब आप बिलो पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज लॉन्ग रन। दिस इज अबाउट कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी का इंक्रीज होना, और ये ज्यादातर सप्लाई साइड पॉलिसी से अचीव होती है। ठीक हो गया। तो आई थिंक दैट दैट इनफ। फिर हम इस
पॉइंट के बाद आगे ये भी मेंशन करेंगे कि ये क्यों इंक्रीज इन आउटपुट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अबाउट इंक्रीज इन आउटपुट। तो जब इंक्रीज इन आउटपुट है तो इसका मतलब है कि इनकम भी बढ़ा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। दैट मीन्स लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ मैं देखो बात कर रहा हूँ मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये एक नई चीज मैं लेकर आया हूँ, ये मैंने भी इस साल ही सीखी है A2 के अंदर। तो चलो मेंशन कर देते हैं। क्योंकि आउटपुट की बात हो रही है तो आउटपुट तो गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, और मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अबाउट कि मैं ज्यादा खा पी सकता हूँ। ठीक है जी, ये मटेरियल की बात हो गई। तो दैट इज व्हाट इट शोज। मगर कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर। भाई ये तो कंप्लीटली इग्नोर करता है एक्सटर्नैलिटीज को। ठीक है जी, बिल्कुल ही मिस आउट कर दिया है। प्लस इससे आउटपुट का मतलब है ये तो सिर्फ एक एवरेज नंबर्स होते हैं। इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को तो नहीं फैक्टर इन किया हुआ ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उसके अंदर इक्वालिटी है इनइक्वालिटी है, ये तो कंप्लीटली मिस आउट है। अगर पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 1900 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा सेम 1900 कमा रहा है? हो सकता है कि कुछ बहुत थोड़े से लोग बहुत ज्यादा लाखों डॉलर कमा रहे हों और बहुत सारे जो हैं वो हजार से भी कम पे हों। बिल्कुल हो सकता है, तो इट मिक्सेस आउट। ये इसकी लिमिटेशन है। यू सी, आई बीन टॉकिंग अबाउट दिस, अब तो एक दो दिन ही रह गए। काउंटर करना जरूरी है। ओके जी। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैं एग्जैक्टली उठाता हूँ डेफिनेशन फ्रैंकफर्ट से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि एन इंक्रीज इन द वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंक्रीज इन वेलफेयर एंड quality of life. I would like you to mention exactly these words. If you don't, तो फिर your write-up should be about something like this. That economic development का मतलब ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर जो प्रोग्रेस आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो आ रही है, वो असल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इक्वल की तरफ लेके जा रही है। ठीक हो गया? जिसके अंदर लोगों के पास एक्सेस है, पूरी पॉपुलेशन के पास बेटर एक्सेस है टू हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ये शायद कॉम्पनसेट कर ले और उसकी वजह से लोगों का जो है नॉन मटीरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये मैं इस तरीके से इस बात को कर सकता हूं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काउंटर में क्या बात कर सकता हूं कि वैसे तो मैं कुछ भी बात एंटी नहीं कर सकता इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। वी ऑलवेज प्रेफर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इशू ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप मेजर कैसे कर सकते हो, दैट इज समथिंग दैट कैन बी डिस्कस्ड ओवर हियर। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप कैसे चैलेंज करोगे, या किस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन इज मोर अबाउट विच वन इज मोर बेनिफिशियल। तो जब मैं इसका इवैल्यूएशन करूंगा ना, तो इवैल्यूएशन के अंदर व्हाट आई वुड से इज कि दोनों इंपॉर्टेंट है। मेरी नजर में इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आपको लेके जाता है। जब एक मुल्क बहुत गरीब होता है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जब आती है और आउटपुट प्रोड्यूस होता है और इनकम्स जनरेट होती हैं, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जब इंप्रूव होता है, तो एक आइडिया होता है ट्रिकल डाउन का। कि जब मुल्क तरक्की करेगा तो पाकिस्तान का बिजनेसमैन तो कमाएगा, लेकिन जब वो लोगों को हायर करेगा तो उसकी कमाई में से कुछ पैसा लोगों तक भी जाएगा। ठीक है? तो
इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेरी नजर के अंदर गवर्नमेंट का एक बहुत मेजर रोल है, जो मैं इवैल्यूएशन में कहना चाहूंगा कि क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे तो ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि वो हर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद ही आ सकती है। और गवर्नमेंट किस तरह से उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपने लोगों में बांटे और किस तरह से अपनी इंस्टीट्यूशंस को रखे इन प्लेस कि वो सबका भला कर सके। क्योंकि रिमेंबर, गवर्नमेंट का क्या काम है? टैक्सेस ले अमीरों से और गरीबों के ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का और ट्रांसफर पेमेंट्स को यूज करते हुए सबको फायदा पहुंचाए। आप फ्री मार्केट पे नहीं छोड़ सकते ये। तो ये मेरा थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ का एक अंडरस्टैंडिंग है। आई होप यू ऑल अग्री कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर फंडामेंटली इंपॉर्टेंट, लेकिन आई फील दैट दे बोथ आर टाइड टू ईच अदर। और फिर असल इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है जी। ऑलराइट, moving on to economic growth, another question, we stick at economic growth. Discuss the criteria economists use when assessing the benefits and costs of economic growth in an economy. क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं? डिस्कस करो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने का। तो मैं बता दूं, इकोनॉमिक ग्रोथ आप जब मेजर करते हैं ना, तो आप जीडीपी को यूज करते हैं। ठीक है? किस तरह से? अगर आप बात करें तो आप, एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निकलता है इस फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन द जीडीपी। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर थिंग। मैं वैसे फॉर्मूला लिख देता हूँ। जीडीपी फॉर द न्यू ईयर माइनस जीडीपी फॉर द ओल्ड ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी डिवाइड बाय ओल्ड ईयर इनटू 100। और ये बेसिकली आपको क्या बताता है? परसेंटेज चेंज इन द जीडीपी। दैट्स व्हाट इट शोज। ये आपका क्राइटेरिया है। ठीक है जी। अब आई डोंट नो व्हाट एल्स दे वांट इन दिस, बट अगर आप कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है आउटपुट में चेंजेस को देखते हैं, हैंस द जीडीपी, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो बेनिफिट्स क्या है? हमने पहले भी बोला, मोर आउटपुट मीन more income, mean more expenditure on goods and services. Therefore, this whole thing means that the material standard of living is gonna go up. ठीक है जी, एक बात। और क्या हो सकता है इकोनॉमी के फायदे के लिए? क्योंकि लोग कमाएंगे तो क्राइम भी कम होगा। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन पब्लिक एंड मेरिट एंड सब चीजों के ऊपर भी होगी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे भी स्पेंडिंग होगी। तो बहुत सारे फायदे तो नजर आ रहे हैं हमको ना। साथ ही में तुम ये भी बात कर सकते हो कि अगर ये एक्सपोर्ट राइज होने की वजह से आपका अगर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, तो उससे इकोनॉमी के अंदर जो है आप फॉरेन डॉलर्स वगैरह भी कमाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी स्ट्रांग होगा, करेंसी भी स्ट्रांग होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। ऑल ऑफ दैट ना, ऑल गोज टुगेदर, एम्प्लॉयमेंट भी राइज करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। यू अंडरस्टैंड? तो फायदे तो बहुत है इकोनॉमिक ग्रोथ के, लेकिन फिर आपने इसका काउंटर करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का ज्यादा होना, या इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट की अगर हम बात करें,
तो कॉस्ट के अंदर आपने जो बात करनी है, एक आप बात कर सकते हैं आपकी इन्वायरमेंट का, रिसोर्स की डिप्लीशन का, वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन का, कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी करने के लिए आप अपने लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर, के अंदर जो है इनइक्वालिटी का आना बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं होता। So those would be some of the costs in this. And then finally, you could like make an evaluative statement about this कि इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल जो है एक सस्टेनेबल तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सॉर्ट अगर, बिकॉज यू हैव टू लुक एट दी अदर थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं उसमें ना हेल्थ एस्पेक्ट देख रहे हैं ना एजुकेशन एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो मिस आउट कर रहे हैं। तो दैट वुड बी माई इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, that there's a lot of things that is being missed over here। ठीक है। और एक्सप्लॉइटेशन वगैरह हो रही है, अगर आप सस्टेनेबल तरीके से कर लें तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। अब जब क्राइटेरिया की बात हो रही है, देखो बैंफर्ड के अंदर कोई खास इन्होंने क्राइटेरिया को या किसी चीज को इस तरह से सिंगल आउट नहीं किया, बट पेज 179 के ऊपर बहुत अच्छा पैराग्राफ ऑन कॉस्ट एंड बेनिफिट की बात हो रही है। ठीक है। जिसके अंदर यू कैन टॉक अबाउट द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वर्सेस अ वेरी हाई अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। So I pretty much talked about it. The question is about the advantages, the disadvantages of the GDP का method that economists basically uses। उन्होंने इतना बड़ा तुमको हिंट दे दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ की टर्मिनोलॉजी का। ठीक हो गया जी। ऑलराइट, गोइंग ऑन। कुछ और जरा क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं साथ के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल, एक मेरे ख्याल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो चैप्टर है ना, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के तरीके पे आ गया है, कॉजेज पे आ गया है। स्पेसिफिक टाइप को उन्होंने टारगेट नहीं किया हुआ, राइट। लेकिन इवन दे हैवंट टॉक्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई करेक्शन आ गया है। तो टाइप एंड मेरे ख्याल है किसी और वेरिएंट में टाइप्स भी आ गया है। तो कॉन्सिक्वेंस एक रह गया है। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। we've had our discussion about this, right? लोअर मिडिल इनकम कौन सी होती है? पाकिस्तान फॉल्स इन दिस क्राइटेरिया। इससे ऊपर वाला क्राइटेरिया इंडोनेशिया मलेशिया हो जाता है। इससे नीचे वाला क्राइटेरिया अफगानिस्तान अफगानिस्तान जिम्बाब्वे वगैरह हो जाता है। ठीक है जी। तो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए हाई टर्म इज हाई रेट। तो मैं पहले जरा बात कर लूं ब्रीफली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है? हम यूजली इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो इंडिविजुअल है, जो बेरोजगार है, उसकी जिंदगी को क्या इफेक्ट आता है। पहली तो ये बात होगी। ठीक है जी। वो बंदा, उसकी इनकम गिर गई या लॉस ऑफ इनकम हो गया, उससे उसका डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ड्रॉप आ जाएगा। दूसरा हो सकता है कि अगर ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो गई तो डी स्किलिंग का प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से अब ये बंदा अपने स्किल्स भूल रहा है, तो कल को उसको नौकरी मिलने में मुश्किल होगी। ठीक है। साथ ही के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि उसके फैमिली इश्यूज और डोमेस्टिक इश्यूज और उसके पर्सनल पर्सनल व्हेन आई से पर्सनल आई मीन कि उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी मेंटल चीजों को जो इफेक्ट आएगा, उसकी जो फैकल्टीज को इफेक्ट आएगा। ठीक है जी।
एक ये हम बात कर सकते हैं, लेकिन आई कैन स्टिल थिंक ऑफ समथिंग एल्स ऑल्सो, द वे दिस क्वेश्चन कैन एक्चुअली गो, थोड़ा सा टाइप्स को मिलाते हुए। फिर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी की बात हुई है, तो इंडिविजुअल्स को छोड़ के आप बात कर सकते हैं एक ओवरऑल इकोनॉमी को क्या इम्पैक्ट आएगा। इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट रेवेन्यू के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ ड्रॉप। मुल्क की जीडीपी यानी आउटपुट प्रोड्यूस के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ ड्रॉप। क्राइम के अंदर देयर इज गोइंग टू बी ए राइज। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर देयर इज गोइंग टू बी ए राइज, यानी गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट में देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। कंट्री विल हैव टू बोरो, पे इंटरेस्ट ऑन इट, problems all around. Government will have less money to spend on welfare and transfer payments and all of that. ठीक है जी। अब since the question is about from the low middle, अच्छा बैंफर्ट के अंदर what I see is कि जो उन्होंने consequences को डील किया हुआ है ना, वो consequences को what I see ऊपर ऊपर से अगर मैं देखूं तो I see every single paragraph के अंदर other than कि गवर्नमेंट के खर्चे वगैरह, वो तो बहुत ही एक जनरल से पॉइंट्स हैं, वो हर किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, but they're also sort of like answering based on, I can see words like structural unemployment, I see words like fictional unemployment, you know, you can even bring in uh, cyclical even। तो अब मैं इस तरीके से इस बात को करता हूं। एक लो मिडिल इनकम इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, और डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर ट्रांजिशनिंग हो रही होती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे होते हैं, आप प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो देयर इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने ये पढ़ा है कि यूजली जब स्ट्रक्चर चेंज हो रहे होते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो दीज टेंड टू बी मोर ऑन द परमानेंट साइड। ओके जी। अब ये नौकरियां खत्म हो रही होती हैं, तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं दे आर देन फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम इन अ मच मोर सीरियस इम्पैक्ट। बट एट द सेम टाइम रिमेंबर कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, लेकिन हम उसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। रिमेंबर, फ्रिक्शनल तो ऑलवेज एग्जिस्ट, फ्रिक्शनल ऑलवेज एग्जिस्ट, बट लेस सीरियस, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को ठीक करती है, करेक्शंस लेकर आती है बहुत जल्दी जल्दी अपने आप के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। So I feel that this is again a good question. Consequences के term से high rate of unemployment. I haven't spoken anything about this high rate. तो मैं ये बात करूंगा कि आप जो हैं फाइनल इवेल्युएशन के अंदर इस हाई रेट को और लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी को जरूर डिस्कस करें। इनफैक्ट लो इनकम इकोनॉमी और इन सबको अपनी उसी में यही जो पॉइंट्स हमने बोले हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा बस हाई अनएम्प्लॉयमेंट बोल देना, तो किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स ज्यादा होने की वजह से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, ज्यादा लॉस ऑफ इनकम होंगे, ज्यादा लोगों की डीस्केलिंग होगी, ज्यादा लोगों के डोमेस्टिक इश्यूज आएंगे, ज्यादा लोगों के पर्सनल इश्यूज आएंगे, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, बहुत ज्यादा लोगों पे स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। तो बस इंटेंसिटी बढ़ा दो ना, और लोअर मिडिल के साथ स्ट्रक्चरल के साथ उसको लिंक कर दो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो ये इस तरीके से ये हमारा डिस्कशन इस पे चल सकता है। आ, उसके अलावा आई फील एक और क्वेश्चन जो इन्फ्लेशन का, देखो इन्फ्लेशन के तो बहुत हर किस्म के एंगल के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। आई सेड कि हम प्रिडिक्ट करें या ना करें, एडीएएस आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है जी।
और एडीएस की शिफ्टिंग की वजह से प्राइस पे इम्पैक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट, ऑल थ्री ऑफ ये तीनों मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तीनों पे इम्पैक्ट शॉर्ट रन के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर, एलआरएएस एसआरएएस के साथ। यू शुड नो इट। बस मेरी नजर में तो पिछले साल बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है, तो इस साल बन सकता है एडीएस के ऊपर एक जनरल सा। ठीक है। जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया वो, अभी तक का मतलब कि 2023 ऑनवर्ड नहीं आया है, लेकिन इससे पहले आ चुका है, वो भी बहुत जमाने पहले। और उसके बाद आने बंद हो गया बिल्कुल ये क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन हम हर साल पढ़ाते थे कि यार यू नो व्हाट, अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, लेकिन कभी भी नहीं आया। तो क्योंकि क्वेश्चंस अब रिपीट नहीं हो रहे हैं और कोई ना कोई नए किस्म के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो दिस इज वर्थ डूइंग। आई टॉक्ड अबाउट दिस इन माय लास्ट वर्कशॉप क्लास वी हैड। Explain how the consumer price index is constructed and consider how useful it is a measure of inflation. सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक स्टेटिस्टिकल मेथड है जो वेटेड एवरेजेस का तरीका यूज करता है। ठीक है जी, वेटेड एवरेजेस का तरीका यूज करेगा। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आप एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं जो कि इकोनॉमी में मेजोरिटी लोग यूज करते हैं। फिर आप एक बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं और आपकी कोशिश होती है कि ये बेस ईयर एक नॉर्मल सा साल हो जिसके ऊपर आप कंपैरिजन किया करेंगे। तो इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। फिर आप जो पॉपुलेशन सैंपल है उसका एक्सपेंडिचर सर्वे निकाल लेते हैं। ठीक है। डेटा कलेक्ट करते हैं बेसिकली कि लोग कहाँ किस में क्या खर्च कर रहे हैं। और फिर आप इसकी बेसिस पे वेट कैलकुलेट करते हैं, विच शोज, जरूर डिफाइन करो वेट्स को, हमेशा डिफाइन किया करो। दैट वेट बेसिकली क्या शो करता है, द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड और सर्विस। ठीक है जी, ऑफ द इनकम ऑफ द पीपल। और फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगाते हैं सीपीआई का, सम ऑफ वेट इनटू प्राइस करके, डिवाइडेड बाय द टोटल वेट करके, और आप ये निकाल लेते हैं। ऑनेस्टली ये 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, पर हाउ इज दिस यूजफुल, हाउ यूजफुल इज दिस मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ यूजफुल, कितना यूजफुल है। आई एम ट्राइंग टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट के मैं किस चीज की बात करने लगा हूं इधर। पहली बात तो यह है कि इन्फ्लेशन का ये जो आप नंबर निकालते हैं, अगर ये क्वेश्चन होता हाउ एक्यूरेट दिस है, ठीक है, और हाउ यूजफुल, sort of like seems like very gray area to me। एक्यूरेट की बात करते तो मैं एग्जैक्टली exactly जाता और मैं कहता कि भाई ये जो आपने बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकाले हैं ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को जरूर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स लाइक, अब ये मैं एक्यूरेसी को इनएक्यूरेट के लिए काउंटर कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि ये मेजॉरिटी लोगों की जो कंज्यूम करते हैं आप उसको फैक्टर इन कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर जो गुड्स ऑब्सोलीट, इस लिस्ट में से जो गुड्स ऑब्सोलीट हो गए हैं या जिसमें कोई इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं, या फिर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उस लिस्ट वाले प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करते, उसके कोई डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स यूज कर लेते हैं इंपोर्टेड वगैरह, तो वो कंप्लीटली एलिमिनेटेड है डेटा में। ठीक है। जो आप बेस ईयर यूज करते हैं वो आप कहते हैं एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। फॉर सम कंट्रीज जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लमेटिक होती हैं उनके बहुत स्टेबल ईयर्स नहीं आते, तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है।
Sample population is a representation of a population. It is not a confirmed या guarantee. It's a survey. एंड हमें पता है सर्वे के इनहेरिट प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपका सर्वे अच्छा नहीं बना हुआ, आपने सही लोगों से पूरी तरह से डेटा कलेक्ट नहीं किया, लोगों ने डेटा में झूठ बोला, जान छुड़ाई, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके सर्वे के अंदर। तो बेसिकली आपकी ये कैलकुलेशन मेथड है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और मैंने उसका काउंटर भी कर दिया। अब जहां तक यूजफुलनेस की बात है तो भाई, पहली बात, ये डेटा यूज करता कौन है? नंबर वन, गवर्नमेंट यूज करती है अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए, या मुल्क की पूरी ओवरऑल हेल्थ देखने के लिए। ठीक है, और कौन यूज करता है? ट्रेड यूनियंस कर सकती हैं। किस चीज के लिए? अपनी वेज इंक्रीमेंट के लिए, मिनिमम वेज के लड़ने के लिए। और किस कौन यूज करता है ये डेटा? इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म कर रहा है। इन्फ्लेशन रेट कम है, दैट मीन्स बड़ा अच्छा स्टेबल चल रहा है मुल्क। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, राइट? एंड इवन लाइक कंज्यूमर्स, लेट्स नॉट डिस्काउंट कंज्यूमर्स, तुम और मैं भी इस नंबर को देख के अपने डिसीजन, इनकम और इन सब चीजों को हमें भी देखना चाहिए। एंड बेस्ड ऑन दिस वी शुड बी सेइंग इट। लेकिन चूंकि इस डेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दे माइट नॉट बी 100% एक्यूरेट, तो फिर आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी या इन्वेस्टर का इकोनॉमी के ऊपर कॉन्फिडेंस, ये जो है, अब अगर इनएक्यूरेट हो सकता है ये नंबर, तो ऑब्वियसली फिर क्वेश्चन मार्क है ना इनकी यूजफुलनेस के ऊपर भी। तो दिस इज द डायरेक्शन दैट दिस क्वेश्चन इज सपोज टू टेक, मेरी नजर के अंदर। इट्स जस्ट एन 8 marker. Let's not spend so much time on it. Correct usage of certain words should give you the enough marks that you need. And then, uh, 3 mark के अंदर ये 3 mark है। ठीक है, so we want to see the maximum numbers which are maximum things which is mentioned over here, and then इसके अंदर कि किस तरह से who is using this, for what purposes they are using it. These are for buying behavior. This could be from the investment point of view, कि मुल्क के अंदर कितनी सर्टेनिटी है, इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू। You understand? So counter argument you can make for this, and then you can do the final evaluation. क्या अगर मुल्क अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है और तरीके से ये डेटा को निकाल रहा है और इंटरनेशनल मेथड को यूज कर रहा है, आप मल्टीपल सोर्सेज को अगर आप यूज कर लेते हैं, क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान के डेटा को नहीं बिलीव करेंगे, आप CIA हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, आप इन सब के डेटा को देखेंगे, एंड देन मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। अंडरस्टूड? So that's one good question. ये वाला मैं करा चुका हूँ, बहुत ही जल्दी से मैं करा देता हूँ। GNI एट मार्केट प्राइस का मतलब है, GNI निकलता है GDP प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसके अंदर बाहर से जो पैसा कमाया माइनस जो बाहर वालों का पैसा लगा हुआ था जो पे ऑफ किया। ठीक है, इसको, ये आपका GNI होता है। फिर इसको आपने NNI में लेके जाना है, तो आपने क्या करना है कि ये जो GNI निकाला है लेफ्ट पे, उसमें से डेप्रिसिएशन, कैपिटल कंजम्पशन, यूजिंग अप ऑफ द मशीन वगैरह को माइनस कर लेना है, उससे NNI आ जाएगा। GNI एट मार्केट प्राइसेस के अंदर जो है वो टैक्सेस इंक्लूडेड है और सब्सिडी एक्सक्लूडेड है। तो आपने क्या करना है, ये जो GNI है एट मार्केट प्राइस, उसमें से आपने
सब्ट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें टैक्सेस लगा हुआ है ना मार्केट प्राइस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर लेना है और सब्सिडी को ऐड कर लेना है। तो उससे आपके पास NNI एट बेसिक प्राइसेस, फैक्टर प्राइसेस, बेसिक कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, दे ऑल मीन द सेम थिंग, निकल आएगा। आई हैव डन दिस वन टू मेक श्योर कि तुम अपने टाइम पे इसको देख लो। A question like this is a fantastic question। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ और जो एडी का एनालिसिस है, वो दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। आई विल नॉट गो मच इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज को जरूर समझाया करो, आजकल 2 मार्क दे रहे हैं वो लोग, तो मेरे ख्याल में इन दोनों को एक्सप्लेन कर लो। फिर एडी बढ़ने की कोई एक आध वजह, reason for AD to increase, right? It could be fall in interest rate due to which there's more borrowing and more spending, fall in direct taxes जिसकी वजह से rise in disposable income and more consumption, more investment, AD shift to the right। ठीक है। डायग्राम मांगा नहीं है लेकिन सपोर्ट के लिए है, प्राइस लेवल और इसके साथ एडी का कर्व बनाया, एएस का कर्व बनाया और शो किया कि देखें जी, जब एडी बढ़ेगा तो उसकी वजह से, जब एडी राइज करेगा तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी और ये भी बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर राइज आना चाहिए। अब कितना बड़ा राइज आएगा नहीं आएगा ये क्वेश्चन मार्क है। वो डिपेंड करता है ऑन द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, या फिर दैट डिपेंड्स ऑन कि आप किस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट पे हैं और एडी बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा इंक्रीज आएगा। लेकिन अगर आप पोटेंशियल के ऊपर ऑलरेडी हैं तो फिर जो है एडी के बढ़ने की वजह से कोई खास इंक्रीज नहीं आएगा। All of that discussion, I think we've talked about it plenty of times, you know। तो पॉलिसी वगैरह के साथ इस बात को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू कैन यूज द डायग्राम टू मेक योर केस। डायग्राम के मार्क्स सिर्फ तब मिलेंगे जब आप अंदर डिटेलिंग के अंदर जाएंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन के अंदर जाना लाजिम है। यू अंडरस्टैंड दैट? Explain the main causes of an increase in the economy's productive capacity and consider whether it will always increase country's real GDP। एग्जैक्टली वही सवाल है ऊपर वाला, लेकिन छोटी सी एक माइनर सी चीजों में फर्क लेकर आए हैं जिसको मुझे समझा देना चाहिए। जब एक तो नंबर वन वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है ये पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ये LRAS की इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं, ये पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। मेन कॉजेज के ऊपर आएंगे, बट जब हम बात करते हैं ना कि रियल जीडीपी का इंक्रीज होना, तो रियल जीडीपी की मैं एक परफेक्ट डेफिनेशन, बाय द वे रियल और नॉमिनल जो पिछला एक वो नहीं क्वेश्चन आया था जिसमें हमने डिस्कस किया अभी, क्राइटेरिया की इकोनॉमिस्ट जो क्राइटेरिया यूज करते हैं, वहां पे आई वाज सॉर्ट ऑफ आल्सो थिंकिंग कि कैन वी टॉक अबाउट द नॉमिनल एंड द रियल। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर तो इकोनॉमिस्ट जो है नॉमिनल और रियल को भी देखते हैं और रियल पे ज्यादा रिलाई करते हैं एज कंपेयर टू नॉमिनल। फर्क क्या है? रियल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई रियल इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन ना। रियल इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, मतलब रियल जो है वो लोगों की परचेजिंग पावर को देखता है। वही प्रॉब्लम है नॉमिनल, वो तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर राइज हो रही है तो नॉमिनल विल से थिंग्स आर गुड, राइट? तो रियल जीडीपी को इन बुक्स में टर्म को डिफाइन किया है, आई बी प्रिसाइज, इकोनॉमिस्ट मेजर्स जीडीपी एट रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। मतलब कि जो बेस ईयर की प्राइस होती है आप उसको लेके चलते हैं। अ, इसमें वो वर्ड्स नहीं लिखे हुए, आई थिंक दोज वर्ड्स आर आल्सो वेरी रेलेवेंट इन इट, कि रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, या उसका क्या मतलब है दैट इट टेक्स इन्फ्लेशन इनटू इम्पैक्ट
इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन रियल जीडीपी। चलो, तो अब इन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, ये रियल में ही निकलता है। तो एक मसले का तो हल आपका निकल गया कि रियल के अंदर अब क्या होना है। पहले तो मेन कॉजेस की बात कर ली जाए। मेरी नजर में तीन मेन कॉजेस की बात की जाए। मैंने कल की क्लास में भी तुमको बताया तीन कौन से मेन है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये तुम्हारी तीन मेन है जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को टारगेट करती हैं स्ट्रेट अप। ठीक है जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करने में असिस्ट करेंगी। आप कहेंगे कि हाँ जी, अगर करेक्टली आप यूज करेंगे तो ये आपके कॉजेज हैं और ये इंक्रीज करेंगे। विल इट ऑलवेज इंक्रीज द रियल जीडीपी? ये है ना सवाल जबरदस्त। इसको मैं इस तरह से दो तरीकों से समझाता हूँ, ऑल्दो वी हैव स्पोकन अबाउट इट टुडे। बिफोर गोइंग इनटू द डिफरेंट टॉपिक, ये जो ऊपर हम बात कर चुके हैं मैं उसकी ही बात करता हूँ। इमेजिन an economy, consumer capital, an economy is at point A। ठीक है जी। क्या दिखा रहा है? एक्चुअल इज बिलो पोटेंशियल, पोटेंशियल इज एट पॉइंट बी। आप बिलो पोटेंशियल है। अब क्या होता है? अब ये होता है, आपने अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाई। अब ये पीपीसी खत्म हो गया। अब पीपीसी आपका बाहर की तरफ चला जाता है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं रेस कर देता हूँ। बल्कि ये सभी रेज हो गया ना, पोटेंशियल तो अब बढ़ के पॉइंट बी पे चला गया है। दिस इज वेयर योर पोटेंशियल इज नाउ। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ तो वहीं के वहीं खड़ी है। आपकी पोटेंशियल इंक्रीज हो गई है। रिसेशन और बड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट का गैप क्रिएट हो गया है। एक्चुअल और पोटेंशियल में गैप क्रिएट हो गया है। तो असल ये क्वेश्चन उस बात को टारगेट कर रहा है कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो क्या उसका ये मतलब है कि आपकी एक्चुअल में भी इंक्रीज आ जाएगा? ओके। तो एक मेरा डिस्कशन ये है कि पोटेंशियल के बाहर बढ़ने से हो सकता है कि एक्चुअल में कोई चेंज ना आया हो, तो आपकी रियल जीडीपी वहीं रहेगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगी। ओके जी। एक और बात, जब आप प्रोडक्ट तीन मेथड्स यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, पैसे खर्च करोगे ना, तो जब पैसे खर्च करोगे, ये तो सब मुझे डिमांड साइड पॉलिसी लग रही है शॉर्ट रन के अंदर। तो गवर्नमेंट के पैसे खर्च होंगे, सी आई जी, जी ऊपर जाएगा, एडी बढ़ेगा, आपकी एक्चुअल इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो आपकी रियल के अंदर ग्रोथ आएगी। और फिर उसके बाद पोटेंशियल के अंदर जंप आएगा और आपकी इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल के अंदर भी इंक्रीज आएगा। या फिर मैं इस बात को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, अपने नॉर्मल से एडीएस के डायग्राम्स को यूज करता हूं। ये है ना, ये रियल, बाय द वे, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये रियल जीडीपी ही होता है। जो आप एक्स एक्सिस पे लिखते हो ना, वाई रियल इनकम, रियल जीडीपी, रियल आउटपुट, दे ऑल मीन द सेम थिंग। तो हम ये बात करते हैं, प्राइस लेवल लिखना जरूरी है इधर। ये एल आर ए ऐसे इमेजिन करते हैं। ठीक है जी। अगर आपकी इकोनॉमी इधर है पोटेंशियल के ऊपर, और आपका एल आर एस के अंदर इंक्रीज तो आता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? रियल आउटपुट में इट इंक्रीजेस। तो ये डायग्राम तो आर्ग्यू कर रहा है कि यस, जब एल आर एस राइट पे जाएगा तो उसकी वजह से प्राइसेस में ड्रॉप आएगा, प्राइस लेवल्स में ड्रॉप आएगा, इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड के अंदर इंक्रीज आएगा और रियल जीडीपी के अंदर ग्रोथ आएगी। लेकिन
अगर इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड बिलो पोटेंशियल होता, यहां Y1 पे पहले इतना बड़ा गैप था अनएम्प्लॉयमेंट का, या डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं इसको, लेट मी मार्क इट, Y1, या दिस इज माय डिफ्लेशनरी गैप। LRAS के बढ़ने से और बड़ा गैप हो गया, रियल में तो इंक्रीज ही नहीं आया, सिर्फ पोटेंशियल बढ़ गई। यू अंडरस्टैंड? तो ये दोनों तरफ आप ये बात लेके जा सकते हैं। दिस इज व्हाट दे वांट यू टू डू। तुम ये वाला चैप्टर देखोगे, इस चैप्टर के अंदर यू विल सी, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो चैप्टर है उसके अंदर यू विल सी अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन दिस। ठीक है जी, कितने क्वेश्चन हुए आज के? एक तो हमें नहीं आ 10 क्वेश्चन। All right, so I'm going to pause today over here. I won't do any more questions today. I'll leave some for tomorrow. There are about 10 questions I'm leaving for tomorrow.